चलिए अब बात करते हैं महंत मौत और मिस्ट्री की। महंत नरेंद्र गिरी की मौत की मिस्ट्री कई सवाल छोड़ गई है। सबसे बड़ा सवाल कि अब सुसाइड लेटर के सामने आने के बाद ये सवाल और भी बढ़ गए हैं, ज्यादा हो चुके, क्योंकि सुसाइड नोट में कई बातें लिखी गई है। सुसाइड लेटर ने ना सिर्फ गुत्थी को सुलझाने में मदद की है, बल्कि लगभग सारा दूध का दूध और पानी का पानी भी इस सुसाइड नोट ने कर दिया है। पुलिस को जो सुसाइड नोट में जानकारियां मिली है, उसके हर पन्ने के नीचे महंत नरेंद्र गिरी के दस्तखत भी है। सुसाइड लेटर के पन्नों में महंत नरेंद्र गिरी ने यह लिखा है कि उनको पहले भी आत्महत्या करने का विचार आया था। सुसाइड नोट में तारीख भी दी गई है। सिलसिलेवार तरीके से बताया गया कि आनंद गिरी से वो कैसे मानसिक तौर पर परेशान रहते थे। उसके बाद आध्या प्रसाद तिवारी का क्या रोल था, संदीप तिवारी का क्या रोल था, उत्तराधिकारी बलबीर पुरी को बनाया जाएगा, ये बातें कही गई है। उसके बारे में भी इसमें बातें लिखी गई है। जिन लोगों ने उनका साथ दिया और मदद की, उनका भी उन्होंने इसमें जिक्र किया है। सुसाइड नोट में इस बात का भी जिक्र है कि उनके मन में इस महीने की 13 तारीख को आत्महत्या करने का ख्याल आया था। कई जगहों पर लिखकर भी काटा गया है, बाद में दोबारा लिखा गया है। ये सुसाइड नोट नॉर्मल पेपर पर नहीं लिखा गया है, बल्कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के लेटर हेड पर लिखा गया। तो महंत नरेंद्र गिरी की इस तरह से संदिग्ध मौत ने हर किसी को हैरान कर दिया है। मौत की जांच करने के लिए एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। 8 पन्नों के सुसाइड नोट में उन्होंने कई तरह के खुलासे किए। पुलिस ने नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी को हिरासत में ले लिया है, जिनका सुसाइड नोट में जिक्र भी था। इसके अलावा प्रयागराज से बड़े हनुमान जी के प्रमुख पुजारी आध्या तिवारी को भी हिरासत में लिया गया। समाज संत लगातार नरेंद्र गिरी की मौत को लेकर संदेह जता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जांच के सख्त निर्देश दिए हैं। पुलिस आनंद गिरी और नरेंद्र गिरी के बीच 26 मई को हुए समझौते के दौरान जो 3 अन्य लोग मौजूद थे, उनसे भी पूछताछ करेगी। तो बता दें आपको, जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, उसके बाद पूरे देश भर में इसी बात को लेकर चर्चा हो रही है कि आखिरकार अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकते हैं। एक जाने माने संत और एक इस तरह के विचारक इतना बड़ा कदम एकाएक उठा लेते हैं, इस बात से हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। तो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड लेटर में महंत बलबीर गिरी को वसीयत का उत्तराधिकारी भी घोषित किया है। बलबीर गिरी महंत नरेंद्र गिरी के तकरीबन 15 साल पुराने शिष्य हैं। महंत नरेंद्र गिरी ने ये बलबीर गिरी को हरिद्वार आश्रम का प्रभारी बनाया हुआ था। उनको बलबीर पर सबसे ज्यादा विश्वास था, भरोसा था, तभी उन्होंने अपने सुसाइड लेटर में बलबीर गिरी को वसीयत का उत्तराधिकारी घोषित किया। वहीं जब हमारे संवाददाता ने बलबीर से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। प्रयागराज में नरेंद्र गिरी के हत्या के मामले पर अयोध्या के महंत कृष्णानंद शास्त्री गर्ग ने बड़ा दावा किया है। महंत कृष्णानंद का यह कहना है कि मठ की संपत्ति को लेकर नरेंद्र गिरी की हत्या हुई है। उन्होंने कहा कि मुझे याद है कि नरेंद्र जी एक बार एक चेक पर हस्ताक्षर कर रहे थे, तब उनका हाथ कांप रहा था। तब मैं समझ में आया मुझे कि नरेंद्र जी के साथ कुछ गलत हो रहा है। जिससे और महाराज श्री की हत्याएं की गई हैं, क्योंकि महाराज जी इस योग्य नहीं थे कि ऊपर खड़े होकर के और फांसी लगा सकें, क्योंकि महाराज जी का हाथ पांव ये दोनों कांपा करता था। प्रायः दूसरे लोगों के सहारे वो खड़े होते थे, मलमूत्र त्याग करने दूसरे के सहारों से जाया करते थे। ये मैं खुद अपनी आंखों से देखा हूँ। संत कभी आत्महत्या नहीं कर सकता है। जो दूसरे को जीवन दान देता है,
और जो दूसरों के जीवन के लिए प्रार्थना करता है वो कभी जीवन आत्महत्या कर नहीं सकता है। और ये जो हत्या हुई है, ये हत्या की गई है और कई लोगों का इसमें हाथ है। बहुत से ऐसे लोग थे जिनका दाल गलाया कभी गलता नहीं था और महाराज श्री को देख करके जलते थे। कुछ लोग मठ के भी लोग ऐसे लोग हैं और कुछ बाहरी तथ्य भी ऐसे हैं। तो महंत नरेंद्र गिरी की मौत को लेकर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत को लेकर सवाल खड़े किए हैं। अजय कुमार लल्लू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूछा है कि महंत 7 पृष्ठ का सुसाइड नोट कैसे लिख सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी पूछा कि बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आत्महत्या का सरकारी बयान क्यों सामने आया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अजय कुमार लल्लू ने उत्तर प्रदेश सरकार पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। तो बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से ये घटना सामने आई है उसके बाद अब राजनीति भी तेज हो चुकी है। लगातार इस पूरे मामले को लेकर अब बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। न सिर्फ कांग्रेस बल्कि एसपी और तमाम अन्य राजनीतिक दल भी इस बात को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो वही अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत को लेकर पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत को हत्या बताया। चिन्मयानंद ने कहा कि अखाड़ा परिषद की संपत्ति को लेकर एक राजनीतिक दल विशेष के लोगों ने उनकी हत्या की है। उन्होंने इस घटना को योगी सरकार की असफलता बताई है। असफलता साबित करने के लिए संतों के खिलाफ एक साजिश करार दिया है। आनंद गिरी को टारगेट किया गया है क्योंकि आनंद गिरी के बीच में और नरेंद्र गिरी के बीच में गुरु चेला है। किसी बात पर को लेकर अनबन हुई थी, मीडिया में वो बात बहुत उछली थी, इसलिए इसमें योजना उनकी ये है कि नरेंद्र गिरी को तो इस तरह मार दो और मारने का आरोप आनंद गिरी पर लगेगा, वो जेल जाएगा, फांसी होगी, तो दोनों गुरु चेला समाप्त हो जाएंगी, बाघंबरी गद्दी अनाथ हो जाएगी और उस पर हमारे जो कब्जे हैं वो आगे भी कायम रहेंगे। मौके से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। सुसाइड नोट 7 पेज का है और वो आदमी अपना हस्ताक्षर भी ठीक से नहीं कर पाता था। जांच होनी चाहिए कि राइटिंग किसकी, किसने लिखा है सुसाइड नोट। और सुसाइड नोट जिसने लिखा है निश्चित ही उसको सारी जानकारी होगी। ये पता लगाया जाना चाहिए, जांच का विषय है कि सुसाइड नोट किसने लिखा है। और 7 पेज का सुसाइड नोट नहीं होता, 2-4 लाइनों का होता है। बढ़ते आगे अब बात करते हैं दूसरी खबरों की। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी 29 सितंबर से सूबे में चुनावी दौरे पर रहने वाली है। विधानसभा चुनाव का बिगुल क्रांतिधरा से 29 सितंबर को फूंका जाएगा। 2 अक्टूबर को वाराणसी में महारैली को वो संबोधित करेगी। 7 अक्टूबर को आगरा और 16 अक्टूबर को प्रयागराज में रैली वो करेगी। मेरठ में कांग्रेसियों ने रैली की तैयारियां शुरू कर दी है। बता दें कि 1 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का दावा भी इसमें किया जा रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और सह प्रभारी धीरज गुर्जर ने दावा किया कि कांग्रेस अपने दम पर सूबे में सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और सरकार भी बनाएगी। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी इन दिनों उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। आज ही उन्होंने राजधानी में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव से मुलाकात की। बता दें कि बुधवार को ओवैसी संभल में जनसभा को संबोधित करेंगे। मुलाकात के बाद उन्होंने शिवपाल यादव को बड़ा लीडर बताया। वहीं शाम हैदराबाद से सांसद असुद्दीन ओवैसी ने 34 अशोका रोड स्थित बंगले पर आज शाम अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ भी की हुई है। हमलावरों ने बंगले के बाहर लगी नेम प्लेट, लैंप और खिड़की का शीशा तोड़ दिया। जिस समय यह हमला हुआ उस समय ऑल इंडिया मजलिसे इस्लाम के जो अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी वो बंगले में मौजूद नहीं थे। बंगले के केयरटेकर दीपा ने यह बताया कि हमलावरों की संख्या 7 से 8 थी। नारेबाजी कर रहे थे और सभी लोग घर के अंदर ईंट भी फेंक रहे थे।
एक तरीके का प्रदर्शन ये सब कर रहे थे। यही तो रेडिकलाइज्ड हो चुके हैं लोग और इनके रेडिकलाइजेशन की जिम्मेदारी बीजेपी सरकार पर आती है। यही तो हम बता रहे हैं कि एक सांसद के घर पर अगर इस तरह हमला होगा तो क्या मैसेज जा रहा है पूरे देश में, पूरे दुनिया में। अच्छा, यहाँ पर आप जो आए थे मुलाकात करने, हाँ, मिलने आए भाई, यूपी के बहुत बड़े नेता हैं शिवपाल यादव साहब, हम उनसे मिलने आए, बात करने आए। अलायंस को लेकर के नहीं, इसमें कोई बात नहीं, खाली बढ़ते आगे, अगले साल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है और इसी क्रम में आज जिला बहराइच के विधानसभा महसी के राजी चौराहे पर समाजवादी पार्टी ने प्रबुद्ध सभा सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में रायबरेली के ऊंचाहरा से विधायक मनोज पांडे बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मनोज पांडे ने यूपी सरकार पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के तानाशाही रवैये से आज समाज का हर वर्ग परेशान है। मनोज पांडे ने भी कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। समस्या की बात आई और समतावादी की बात आई तो कुछ लोग भूल जाते हैं, हमारी क्या तो उंगली उठाते हैं। यही ब्राह्मण समाज से महान चारक को भी पैदा करने का काम किया जाता है। पिछली जात के चंद्रगुप्त मौर्य को भी सम्राट बनाने का काम किया। ये इतिहास हमारा कई संकट का सवाल आया, कहीं हमारे सम्मान और स्वाभिमान को किसी ने उंगली उठाने का काम किया तो भगवान परशुराम को योगदान करने का काम समाज में। जिला बहराइच के सांसद अक्षय मरलाल की ओर से भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत के विषय में की गई टिप्पणी को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों ने यूनियन के तमाम पदाधिकारियों की तरफ से प्रदर्शन करते हुए सांसद के ऊपर मुकदमा दर्ज करने की भी मांग की। किसानों का यह कहना है कि भाजपा सांसद की टिप्पणी पर समूचा किसान का जो मोर्चा है वो आक्रोशित है, किसान नाराज है। अगर भाजपा सांसद के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं की जाती है तो आगामी कुछ दिनों में विशाल विरोध प्रदर्शन बीजेपी के खिलाफ किया जाएगा। प्रतापगढ़ पहुंचे सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल का सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सपा प्रदेश अध्यक्ष के आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं का भारी हुजूम यहां देखने को मिला। नरेश उत्तम ने सदर विधानसभा के बाबूगंज में आयोजित किए गए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर जनता को संबोधित किया। साथ ही पार्टी कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कहा था कि हम 100 दिन के अंदर महंगाई खत्म कर देंगे, लेकिन 7 साल पूरे हो गए भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में बैठे हुए और 5 साल पूरे होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में। महंगाई आसमान छू गई, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, खाद, बिजली, पानी सब महंगा, दवा, पढ़ाई सब महंगा। और महंगाई पर नियंत्रण इसलिए नहीं है कि ये पूंजीवादी शक्तियां इस सरकार पर हावी है, बल्कि पूंजी। बीजेपी नेत्री उमा भारती ने ब्यूरोक्रेसी पर दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर अब माफी मांग ली है। उमा भारती ने ब्यूरोक्रेसी को लेकर एक विवादित बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ब्यूरोक्रेसी चप्पल उठाने वाली होती है और हमारी चप्पल उठाती है। इस बयान के तूल पकड़ने के बाद और विपक्ष की तरफ से लगातार उठ रहे सवालों के बाद उमा भारती ने प्रेस नोट जारी करते हुए माफी मांगी है। लेकिन आप पहले उनका जो बयान उन्होंने दिया था उसको भी सुन सकते हैं। चप्पल उठाने वाली होती है, चप्पल उठाती है हमारी, हम लोग ही राजी हो जाते हैं उसके लिए जी। हम अलग से, क्योंकि हमें समझाया जाता है कि आपका बहुत बड़ा चक्कर पड़ जाएगा अगर आप ऐसा हो गया तो। आपको क्या लगता है कि ब्यूरोक्रेसी नेता को घुमाती है? नहीं, अकेले में बात हो जाती है पहले और फिर ब्यूरोक्रेसी फाइल बना के लाती है। बसपा ने लखनऊ की 2 विधानसभा सीटों सरोजनी नगर और लखनऊ उत्तर सीट से विधानसभा प्रभारियों की घोषणा कर दी है। बसपा के जिला अध्यक्ष अखिलेश अंबेडकर की देखरेख में दोनों विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें लखनऊ उत्तर विधानसभा क्षेत्र से सरवर मलिक और सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र से जलीस खान को विधानसभा उम्मीदवार घोषित किया गया। आजाद भारत पार्टी डेमोक्रेटिव का बसपा में विलय हो गया है।
बसपा राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र के कार्यालय पर हुए इस विलय में वाल्मीकि समाज, सोनकर समाज, निषाद समाज, कश्यप समाज और युवा वर्ग ने बसपा को मजबूत करने का संकल्प लिया। मुजफ्फरनगर के एक बैंकेट हॉल में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार की 4.5 साल की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने सीएम योगी के नेतृत्व में अपराध से त्रस्त प्रदेश को न सिर्फ विकास की बुलंदियों तक ले जाने का काम किया है, बल्कि 4.5 साल के कार्यकाल में समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए भ्रष्टाचार, भय, अपराध मुक्त व्यवस्था देने का भी काम किया। तो 24 अभी किया है, 500 मकान पहले आवंटित हो चुके, यानी जहां जहां जैसी जिसकी आवश्यकता थी वैसा हमने काम करने का काम किया है। मुख्यमंत्री जी का बहुत सानिध्य हम सब लोगों के साथ है। उनके आशीर्वाद से, प्रधानमंत्री जी की कृपा से मुजफ्फर में भरपूर विकास कार्य हुए हैं। और मेरा आप सबके माध्यम से जनता से अपील है कि आगामी चुनाव बहुत शीघ्र आने वाला है, वो दोबारा आशीर्वाद दे करके कमल के फूल पर अपना मतदान करके योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाए। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां से सीतापुर जेल जाकर पूछताछ की है। प्रवर्तन निदेशालय ने 1 अगस्त 2019 को उक्त मामला दर्ज किया था। जानकारी के अनुसार रामपुर में आजम खां के ड्रीम प्रोजेक्ट जोहर विश्वविद्यालय को मिले पैसों को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ की है। प्रवर्तन निदेशालय ने आजम खां से पूछताछ से पहले उनसे संबंधित सभी दस्तावेजों का अध्ययन किया। पूछताछ से पहले प्रवर्तन निदेशालय ने रामपुर पुलिस और प्रशासन से आजम खां के खिलाफ दर्ज मुकदमों के बारे में जानकारी और उनसे संबंधित दस्तावेज भी मांगे। उत्तराखंड में काफी जद्दोजहद के बाद शुरू हुई 4 धाम यात्रा के बीच कर्मचारियों ने आंदोलन पर जाने की चेतावनी दी है। दरअसल जेएमवीएन और केएमवीएन के कर्मचारियों ने राजकीयकरण की मांग को लेकर चरणबद्ध आंदोलन छेड़ दिया है, जिससे कि 4 धाम यात्रा बाधित हो सकती है। हम सभी से अनुरोध करेंगे कि यात्रा बहुत कम समय के लिए, अब चूंकि कम समय यात्रा का बचा है और बहुत प्रयास करने के बाद सरकार ने बहुत प्रयास किया, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण से कोर्ट ने उस पर रोक लगाई हुई थी। अभी कोरोना कम हो गया है तो उसमें हम लोगों ने कोर्ट के सामने जो प्रस्ताव रखा था उन्होंने कुछ शर्तों के साथ उसको चलाने की अनुमति। बाजपुर में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने 40 लाख की लागत से बनने वाली सड़क के निर्माण कार्य का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सड़क के बनने से जनता को हो रही परेशानियों से निजात मिलेगी। बता दें कि गांव लखनपुर में पंचक्की से शमशान घाट तक जाने वाली सड़क के निर्माण की मांग काफी लंबे समय से ग्रामीणों की ओर से की जा रही थी। मैं सबसे पहले ये सहनी बस्ती पंचक्की रोड, जो कई वर्षों से इनकी मांग थी और देर हो गई है, लेकिन जनहित में गांव वालों की डिमांड पे इस सड़क को जिला पंचायत योजना से इसको मैंने स्वीकृत करा दिया है। आज शिलान्यास भी हो गया और बहुत जल्दी कार्य प्रारंभ करके इसको समापन भी किया जाएगा। मैं इस काम के लिए गांव वालों को। आम आदमी पार्टी के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हल्द्वानी के दौरे के बाद देहरादून में आपके प्रवक्ता संजय भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें संजय भट्ट ने बताया कि सीएम की घोषणा से प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी बौखला गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आपकी सरकार आती है तो 1 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा और बेरोजगार युवाओं को 5,000 रुपए भत्ता भी दिया जाएगा। देखिए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि जो 30 लाख लोग दिल्ली में हैं वो उत्तराखंड से पलायन क्यों करके गए, किनकी नीतियों के कारण करके गए, और दिल्ली में उन्हें रोजगार मिला। किसी ने अपना घर भी बना लिया, कोई प्राइवेट में रह लिया। रुद्रपुर के उधम सिंह नगर में ऑल इंडिया केंद्रीय श्री गुरु सिंह सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तरविंदर सिंह मारवाहा ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने सिर्फ जनता को ठगने का काम किया है। बात महंगाई की हो या 3 कृषि कानूनों की, जनता और किसानों के साथ छल किया गया। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जल्द तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग की। अब उनके वोट नजर नहीं आ रहे आपको? पहले लिखते थे
70 में से 60, 65, अब देख लो वो तो अभी भी कह रहे हैं अब की बार 60 के पास। अरे वो कहा था ना, मतलब वहाँ वेस्ट बंगाल में कहा था ना, कितना कहा था 200, आगे 200, 60, 65 करते करते भी वो हो गए थे। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।